नेपाल के बाद पाकिस्तान में फूटा है जेनजी का गुस्सा। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जेनजी का प्रदर्शन हो गया है तेज। जेनजी ने कातिलों जवाब दो के नारे लगाए हैं और बढ़ चढ़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। साथ ही साथ फीस बढ़ने का विरोध भी जेनजी के जरिए किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग इन लोगों के जरिए हो रही है। इसके अलावा आपको याद दिला दें, नेपाल में, बांग्लादेश में इससे पहले जेनजी का प्रदर्शन हो चुका है और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी जनरेशन जेड सड़कों पर उतर आई है। कभी आतंक के नाम पर चर्चा में रहने वाला पीओके अब शिक्षा और रोजगार की मांगों को लेकर यहां आवाजें गूंज रही हैं। सरकार की नीतियों से नाराज युवा खुलेआम अपने ही सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छात्रों ने बढ़ती फीस, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और खराब शैक्षणिक सुविधाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। शुरू में शांतिपूर्ण रहे ये प्रदर्शन अब एक अज्ञात बंदूकधारी की फायरिंग के बाद हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, टायर जलाए गए हैं। पीओके का ये आंदोलन एक अलग तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नया आंदोलन है, इसे अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि जनरेशन जेड ने संभाला है। जेनजी जिस तरीके से सड़कों पर आ रहा है, सवाल ये कि बांग्लादेश और नेपाल के बाद क्या अब नंबर पाकिस्तान का है? सड़कें नारों से गूंज रही हैं, हाथों में बैनर, आंखों में गुस्सा और दिल में बदलाव किया। ये है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के वो युवा जो अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि नया सिस्टम मांग रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा में ई मार्किंग की खामियों को ठीक करने और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा सुधारों, बढ़ती फीस और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ की गई थी, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गई, जिससे इलाके के युवाओं के अंदर दबा असंतोष और आक्रोश नजर आ गया है। पीओके में शहबाज मुनीर के जेनजी ने की नारेबाजी। यूनिवर्सिटी कैंपस में पाक आर्मी गो बैक के नारे लगे। छात्रों के प्रदर्शन के बाद शहबाज मुनीर की बड़ी बेचैनी। पीओके में छात्र का आंदोलन कुचेलने में जुटी आईएसआई पर छात्रों पर फायरिंग करवाने का आरोप। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों पर फायरिंग की गई। इस घटना ने आंदोलन की तस्वीर बदल दी। आक्रोशित छात्रों ने टायर जलाए, आगजनी और तोड़फोड़ की और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिण एशियाई देशों नेपाल और बांग्लादेश में जेन जेड विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। मुजफ्फराबाद के एक शीर्ष विश्वविद्यालय में बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जैसे ही आंदोलन ने गति पकड़ी, प्रशासन ने विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। जानकारी के मुताबिक ई मार्किंग सिस्टम में भारी गड़बड़ी के कारण सैकड़ों छात्रों के रिजल्ट गलत आए हैं। कई छात्रों के मार्क्स कम कर दिए गए हैं तो किसी के पेपर तक अनअटेम्प्टेड दिखा दिए गए। युवाओं का आरोप है कि सरकार और एजुकेशन बोर्ड की लापरवाही ने उनका भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। वही इलाका उसकी नीतियों के खिलाफ खड़ा ही दिखाई दे रहा है। सवाल अब ये है, क्या पीओके में उठी ये नई जेनजी की लहर पाकिस्तान के सिस्टम को हिला पाएगी? फिलहाल इतना तय है, आवाज उठ चुकी है और इस बार इसे दबाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जिस तरीके से पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये आवाज बुलंद हो रही है और खास बात ये युवा हैं, ये जेनजी हैं, तो सवाल अब ये उठ रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल के बाद क्या अब अगला नंबर आ रहा है पाकिस्तान का भी? मेरे साथ इस पूरे हालात पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में मनन द्विवेदी जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। थोड़ी देर में पाकिस्तान से भी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। कर्नल सोढ़ी, जो हालात अभी पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ इतना ईजी होगा जेनजी के प्रदर्शन का बढ़ पाना, क्योंकि ये पीओके में हो रहा है? जय हिंद रचना जी।
ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ये साफ दिखाती हैं कि वहां पे रहने वाले लोग पाकिस्तान के दबाव में अब बिल्कुल खुश नहीं है और अब जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं कि वो भारत में उनका विलय हो। क्योंकि जब वो अपने आप को जम्मू कश्मीर से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है, मैं पिछले महीने जम्मू कश्मीर गया था, श्रीनगर कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कितनी खुशहाली है, कितनी शांति है और वहां पे बिजनेस इतना बढ़ रहा है कि वाकई में बड़ा खुश हुआ देखे कि कितना फर्क आया जम्मू कश्मीर में उन दशकों से जब वहां पे इतना आतंकवाद था। इसका बिल्कुल विपरीत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में है, जहां पे आज तक वहां पे कोई ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है और लोगों को पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो ये जो वहां पे जन सैलाब शुरू हुआ है, ये बहुत देर तक अब चलेगा नहीं। अब इसका एक कोई ना कोई फाइनल डिसीजन होगा और डिसीजन ये होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर अब पाकिस्तान के चुंगल से अपने आप को पूरी तरह आजाद करवाएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद करवाएगा ये आंदोलन, क्योंकि इससे पहले ऐसे आंदोलन हमने देखे हैं जहां खास तौर पर जेन ज़ी का जिक्र हुआ, नेपाल बांग्लादेश का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भीड़ आक्रामक होकर सड़कों पर आ जाती है और फिर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, वो श्रीलंका में हमने देखा। मनन द्विवेदी जी, जब जब इस तरह के आंदोलन हुए हैं तो सवाल ये उठा कि बाहरी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ ये जो जेन ज़ी है सड़कों पर, इनकी मांग एकदम अलग है। ये शिक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। ये बदलाव कुछ लाएगा क्या? देखिए, आपका जो प्रश्न है बड़ा ही अच्छा है, सारगर्भित है और इसको समझने के लिए मैं बात करूंगा। अरुण शौरी जी की एक पुस्तक आई थी करीब 15 वर्ष पहले और उसका टाइटल था द ट्री मिल्ड्यूड बाय रॉट। तो उस किताब को अगर हम देखें तो उसमें बहुत अच्छा रिसर्च किया था अरुण शौरी जी ने, जिसका भारत में उस समय बहुत विरोध हुआ था और एकेडमिक नैरेटिव में उस पुस्तक को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उसमें बातचीत की गई थी पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर। तो अगर हम उस पुस्तक में ये कहा गया था कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से रेडिकलाइजेशन की तरफ और एक्सट्रीमिज्म की तरफ उद्धत है और वहां पर जो मेन स्ट्रीम स्कूल है, जो मुख्य धारा के विद्यालय हैं बच्चों के लिए, वो मदरसे हैं और कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या प्राइवेट स्कूल्स नहीं है। और उसमें उनका जो सिलेबस है 4th क्लास का 6th क्लास का, उसको बकायदा वर्बेटिम कोट किया था वहां पर अरुण शौरी जी ने। और वैसे भी और भी एग्जाम्पल हैं। तो उसमें ये कहा गया कि भारत सबसे बड़ा दुश्मन है अब पाकिस्तान का। कई बातें तोड़ मरोड़ के पेश की गई कि महारावल रतन सिंह ने इतिहास की किताब में अलाउद्दीन खिलजी के सामने सरेंडर कर दिया रानी पद्मावती को, और ऐसी कई बड़ी ही ऐसी बातें की गई जो हास्यास्पद हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहां का जो यूथ है, वहां की जो जेन ज़ी है, जो बड़ी होती है और मैच्योर होती है और जॉब मार्केट में और एजुकेशन मार्केट में आती है, उनको वही बताया जाता है। तो उनकी भी कहाँ गलती कि उनको लगेगा कि भारत एक बहुत बड़ा आक्रांता देश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीलंका में भी ये देख चुके हैं हम जेन ज़ी का रिवोल्ट, नेपाल में देख सके हैं, बांग्लादेश में देख सके हैं। तो उसमें यह है कि भारत का भी मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। 2016-17 में भारत के एक प्रमुख विश्वविद्यालय में फ्रीडम मूवमेंट चलाया गया था 2016 में, और वो चलाया गया था डिसेंट के नाम पर। तो वो तो गलत कारण से चलाया गया था, पर पाकिस्तान में जो चलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे अत्याचार की, नॉन रिप्रेजेंटेशन की अति हो गई है और वहां की जो इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, वो भी बड़ी लचर हो गई है, जिसके चलते पाकिस्तान की जो पीओके की जो अर्थव्यवस्था है, वो वहां पर एम्प्लॉयमेंट से नहीं चलती, क्योंकि 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पीओके में, जो पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस से ज्यादा है, और गल्फ पे बेस्ड है पूरी अर्थव्यवस्था पीओके की। तो क्या वे पाकिस्तान के पीओके के लोग अब पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, ये बात है। और भारत का भी असली मसला है कि पीओके का कोई अलग से सॉवरेनिटी या संप्रभुता है ही नहीं। हम मानते हैं, सरकार मानती है
भारत का जनमानस मानता है कि पीओके को आजाद भारत ही कराएगा और जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी जो प्रोविंस है लद्दाख का उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसी भारत की ऑफिशियल विदेश नीति है जिसे जयशंकर साहब, अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बात को पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। और अब देखने वाली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में ये काम क्यों नहीं किया गया, नहीं तो ऑपरेशन 2.0 में किया जाए। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा। ठीक है। अब जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर दिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भी जिक्र कर दिया, मेरे साथ में पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ गए हैं जो कि लीडर हैं PMLN के, डॉक्टर इरशाद अहमद खान। आपका बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर इरशाद अहमद, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये जेनजी यानी कि स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि सड़कों पर आ गए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, और सबसे बड़ी बात ये मांग अपनी शिक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन खबर ऐसी कि इनके बीच में भी गोलियां चलवा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा मान आता है मुझे अपने पाकिस्तान पे कि हिंदुस्तान इतनी चिंता करता है हमारी। देखिए, जो कुछ मैंने कल भी आपके एक शो में, किसी प्रोग्राम में, किसी टीवी इंडिया के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैंने उन्हें ये कहा, ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इनका आपसी का मसला है कोई कॉलेज के साथ, आपने उसको हुकूमत के साथ बना दिया। देखिए, झगड़े स्टूडेंट फेडरेशन जितनी भी होती हैं ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं अपने मफाद के लिए, अपने काम के लिए, अपने मुतालबात के लिए। कॉलेज से अगर उनका कोई मुतालबात थे, वो लड़ाई हुई और वो उसके बाद वो बिल्कुल चिंता फ्री हो गए और वो आराम से घर चले गए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर हम हिंदुस्तान के चैनल देखें, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, अगर हम हिंदुस्तान के चैनल देखें, वाकई कश्मीर में एक ऐसा जलाओ गिराए हो गया, कश्मीर आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर की तरह मकबूजा हो गया, वहां फौज आ गई, जैसा कि एक मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी के सर पे 2-2 फौजी आपके गने लेकर के बैठे हुए हैं, एक सिख भाई के ऊपर गने लेकर के बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। खुदा की कसम, रात भी कश्मीर के 3 मेरे वजीर मेरे साथ मेरे ऑफिस में मौजूद थे। हम खुशगपियां कर रहे थे, हम बहुत मजाक कर रहे थे हिंदुस्तान के चैनल पे, हिंदुस्तान की सोच पे, हिंदुस्तान के लोगों की सोच पे। जैसा कि ये ग्रीन टाई वाले भाई मेरे बहुत सारी बातें कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा फिलासफर है जिसने किताब लिखी है रात को बैठ करके आजाद कश्मीर पे, और आज वो आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर बनाने। जब आप हिंदुस्तान के चैनल्स पर हंसते हैं तो पाकिस्तान के हालात पर भी हंसते हैं क्या? अच्छा, दूसरी एक बात ये, पाकिस्तान में सरकार के जरिए ही शिक्षा नीति नहीं बनती है क्या? मतलब अगर शिक्षा से जुड़ी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ नीतियों में अगर बदलाव चाहिए तो वो शासन प्रशासन से ही सवाल होगा ना। अगर ये स्टूडेंट सड़कों पर आए हैं तो बात हुकूमत से ही होगी ना। और गोलियां चलवाने वाला फिर कौन है? क्या ये इनके इंस्टीट्यूट वाले, इनके कॉलेज वाले हैं जिन्होंने गोलियां चलवा दी? देखिए, जब स्टूडेंट लड़ते हैं तो मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा कि गोली जब चलती है, जब हंगामे होते हैं, गोली कौन चला रहा है, किसको लग रही है, क्यों लग रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसका पता नहीं होता है। हंगामे के दौरान में बहुत कुछ ऐसे मसाइल पैदा होते हैं, जैसा कि आपके हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे हंगामे होते हैं जो स्टूडेंट अपना करते हैं, हंगामे करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10-20 स्टूडेंट थे, कॉलेज के 50 स्टूडेंट थे, उसको आप ऐसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान से हमारी जंग हो गई। और हिंदुस्तान, अभी आप कह रहे थे, अभी आपके साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान को चाहिए कि आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर की तरह मकबूजा बना ले। ऐसा होगा नहीं। आप मकबूजा कश्मीर की चिंता कीजिए, आप कश्मीर की चिंता तो बाद में करिएगा। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, किस तरीके से टीटीपी के बढ़ते हुए कदम है, बलूच लड़ाके वहां पर क्या कर रहे हैं, पीओके में कैसे विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं, उन सब पर भी तो ध्यान दीजिए। कश्मीर का मसला तो बाद में सुलझाइएगा। देखिए, आपको मसला अगर सोचना है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने कोशिश की, मैंने बार एक बात करता हूँ, कभी बलूचिस्तान पे बात करते हैं, कभी अफगानिस्तान पे बात करते हैं, कभी आप कहते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पाकिस्तान में जलाओ गिराओ, कभी TLP की बात कर रहे हैं। तमाम बातें जो मैंने कहा था, जो मैं आपके चैनल पे बैठ करके कहता रहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसको सेटल कर लेंगे, हमारे मुल्क में कुछ ऐसा नहीं होने वाला। आपने सड़कों पर आ जाए डॉक्टर इरशाद अहमद, अगर सड़कों पर आ जाए तो भी अंदरूनी मामला रहता है क्या? जब सड़कों पर आते हैं, तस्वीरें सामने आती है, फिर तो पूरा विश्व देखता है ना। देखिए, जब अपने मुतालबात के लिए अपने मुतालबात के लिए कोई अगर कोई मुतालबा कोई हुकूमत कोई इदारा ना माने तो सड़कों पे आकर के एक एहतजाज, जमहूरी मुल्क में यही कुछ होता है।
हाँ, जिस तरह की आपका मुल्क है, जिस तरह आपने आवाज दबाई हुई है सिखों की, मुस्लिम की, शूदर की, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की, इस तरह हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में बिल्कुल आजादी है। हम लोग जमहूरी मुल्क है, हमारा जमहूरी मुल्क है, हम आजाद है, पाकिस्तान के लोग आजाद है, आजाद कश्मीर के लोग आजाद है, आजाद कश्मीर की हुकूमत अलहदा है, आजाद कश्मीर के वजीर आजम अलहदा है। आपको रात में सपने आते हैं क्या डॉक्टर इरशाद अहमद खान? आपको सपने आते हैं क्या यहाँ आवाजें दबाई जा रही हैं? आप पाकिस्तान की हकीकत जान लें पहले, तब आप इस हकीकत से रूबरू हो पाएंगे। आपको सपने आते हैं यहाँ सिखों की और अल्पसंख्यकों की और मुस्लिमों की आवाज दब रही है? हिंदुस्तान आजाद देश है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म बहुत एकजुटता के साथ रहते हैं और नाराजगी होती है ना तो उसे खुलकर बयां करते हैं। यहाँ कोई किसी की बोलती बंद नहीं करता। आप देखिए ना, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए तो वहां भी गोलियां चल गई। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर सड़कों पर आते हैं तो वहां तो तोप गोले चल जाया करते हैं। देखिए ना पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर। देखिए जो स्टूडेंट आए वो स्टूडेंट सड़कों पे नहीं आए, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के सामने खड़े होकर के एहतजाज, वहां भी गोलियां चल गई, तब तो और ताज्जुब की बात है। तो स्टूडेंट्स आपस में लड़े, उसकी गोलियां चल गई, उसको पकड़ भी लिया होगा मेरे इदारों ने। मेरे इदारे हैं भाई, मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान मुल्क है, अजीम मुल्क है, जिसने धूल चटाई हिंदुस्तान। चलिए आप अपने मुल्क को बहुत मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क को मोहब्बत करनी भी चाहिए। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए आप, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। श्रीलंका में जो हुआ वो आपने देखा होगा, नेपाल में जो हुआ वो आपने देखा होगा, बांग्लादेश में जो हुआ वो भी आपने देखा होगा। क्या मैं ये कहूँ अगला नंबर पाकिस्तान का आ गया है? बस ये आपकी घटिया सोच है, ये सोचते रहिए। आपकी घटिया मेरी तो सीधी सोच है, उसे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर मैं करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो बतौर मेहमान आपको बिठाया है, मैंने तो बड़े सम्मान के साथ आपको बिठाया है, पर आपको यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि आपको किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है। मैं तो ये सुनती आई हूँ सर, मैं तो ये सुनती आई हूँ पाकिस्तान में बड़ी ज़हीन लोग होते हैं, बड़ी साफ और शुद्ध लैंग्वेज उनकी होती है, बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज के साथ बात करते हैं। आपको तो ये पता ही नहीं है कैसी लैंग्वेज नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल करनी चाहिए। और आप एक फीमेल से बात कर रहे हैं तो भी आपको मालूम नहीं। मैंने एक सवाल आपसे पूछा सर, मैंने एक सवाल आपसे पूछा, आपने कहा ये मेरी घटिया सोच है। मैंने तो इस तरह की लैंग्वेज आपके साथ यूज ही नहीं की। बिल्कुल सॉरी टू से, मैंने तो इस तरह की लैंग्वेज आपके साथ यूज ही नहीं की। मैं बहुत सम्मान के साथ आपके साथ बात कर रही हूँ। ये लैंग्वेज मैं भी यूज कर सकती हूँ, बट मेरा ये टाइप नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूंगी। आप ये कर रहे हैं। लेकिन मेरी बहन, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी भी कोई ऐसी गलत लैंग्वेज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सोच है आपकी, ये सोच गलत सोच को कहते हैं, घटिया सोच। हाँ, अगर आपने कुछ सोच करनी है खालिस्तान के हिंदुस्तान में घटिया का वर्ड, हिंदुस्तान में घटिया का मीनिंग बहुत आम नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरी सोच हो सकती है। ठीक है, खालिस्तान के लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। हिंदुस्तान में जो पत्रकार है ना वो आजाद है, हिंदुस्तान में जो पत्रकार है वो आजाद है। उन्हें जो बोलना होता है बोलते हैं, उन्हें जो सवाल, आपके ख्वाब ना, आपके ख्वाबों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। हर किसी को एक नजर से देखेंगे तो इसी तरह की लैंग्वेज आपकी आएगी जो कि मर्यादित नहीं होगी। टीवी चैनल पर आप हैं, मैं फिर कह रही हूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के अलग अलग देशों के जरिए आपको देखा और सुना जाएगा। तो बहुत सोच समझकर, एक पार्टी से भी आप ताल्लुक रखते हैं ना, तो बहुत सोच समझकर अपनी लैंग्वेज का यूज करिए। मैं कभी लैंग्वेज गलत यूज नहीं करता हूं। मैंने सोच घटिया की बात की है, दिख रहा है वो जो घटिया सोच है, जिस तरह पाकिस्तान को हर रोज आपको पता नहीं क्यों सवाल, आपको पता नहीं क्यों सवाल बुरे लगते हैं। और डॉक्टर इरशाद अहमद, पाकिस्तान से ना और भी गेस्ट बैठते हैं, पाकिस्तान से ना और भी गेस्ट बैठते हैं, पर वो आपकी तरह कभी बात नहीं करते। सॉरी टू से, पाकिस्तान से और भी लोग बैठते हैं, बड़ी अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। आपसे पता नहीं क्यों नहीं लगता। आप उस तरह की लैंग्वेज, ठीक है, हिंदुस्तान में जो मुद्दे हैं मुझे पता है, और आप हर डिबेट में नहीं जुड़ते, आपको नहीं पता यहाँ कौन से मसले उठाए जाते हैं। आप कर्नल जी, ठीक है, आप लोग सिर्फ दहशतगर्दी फैलाते हैं। ठीक है, दहशतगर्दी फैल गई और आप दहशत में आ गए। मैं समझ गई कर्नल सोढी, ठीक है कर्नल सोढी, जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, हो सकता है कि कुछ पार्टी के लीडर उन बातों को स्वीकार ना करें अभी, लेकिन क्या ये किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है? या फिर अगर मैं खतरा भी छोड़ दूं तो क्या ये चिंता की बात नहीं है? रचना जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा जी। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब जो प्लान हुआ दोनों साइड से, उसके बाद पाकिस्तान में 20 लाख सिख रह गए। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में सिर्फ 10,000 सिख हैं, क्योंकि बाकी सिखों को मार दिया गया, कुचल दिया गया, औरतों का बलात्कार हुआ, उनको इस्लाम में फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया
और 20 लाख के सिख 1947 में जो पाकिस्तान में थे, आज सिर्फ 10,000 रह गए हैं। अगले जन्म में अगर भगवान मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन से देश में पैदा होना चाहूंगा, मैं बेहिचक बोलूंगा भारत में, क्योंकि भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहां पे हर धर्म को पूरी आजादी है अपने धर्म का पालन करने के लिए और पूरा मेरिट है जिंदगी में सफल होने के लिए। जो अभी पाकिस्तान से आए एनालिस्ट कह रहे थे, मेरे को उम्मीद है उनकी सारी झूठी बातों का जवाब मैंने इन 2 कथनों में दे दिया है। और अगर अभी कोई डाउट है तो सामने एक इंडियन टीवी चैनल पे एक सिख बोल रहा है, उनके जितने गलत धारणाएं थी, जो उनका प्रोपेगेंडा था, आज पूरी तरह मैंने खत्म कर दिया। अब मैं आता हूं रचना जी आपके मूल प्रश्न पे। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे सबसे बड़ा खतरा तो खुद पाकिस्तान को है। देखिए, जब एक इंसान के बाल गिरने शुरू होते हैं या वो गंजा होना शुरू होता है, और ये अनुपम खेर का फेमस इंटरव्यू का डायलॉग है कि उन्होंने कहा, जब मैं एक दिन सुबह उठा, देखा मैं तकिए पे मेरे कुछ बाल थे, तो मेरे को लगा मैं नहीं गंजा हो सकता। समय लगता है इंसान को ये महसूस करने में या कंक्लूजन पाने पे कि हाँ उसके बाल गिर रहे हैं, क्योंकि उसकी उम्र अब बढ़ रही है। पाकिस्तान अब तक समझ नहीं पाया है कि उसकी गलत नीयत, गलत नीतियां आज इसको कहां ले जाके डुबा रही हैं। 1950 में रचना जी, जब महज 3 साल हुए थे पाकिस्तान को नए देश के रूप में उभरे और भारत को आजाद हुए, तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमरीकी डॉलर था, भारत का थोड़ा कम 82.2 अमरीकी डॉलर था। लेकिन आप देखिए 1950 से लेकर 2025 में भारत कहां का कहां पहुंच गया आर्थिक और सैनिक शक्ति में। पाकिस्तान आज कंगाली की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुका है। सिर्फ वो सरवाइव कर रहा है कि उसे पैसा देशों से ऋण के तौर पे मिल रहा है। आज क्या पाकिस्तान में कोई एक लेखक है जिसे कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो? क्या पाकिस्तान का कोई वैज्ञानिक है जिसे नोबेल प्राइज फॉर साइंस या कोई भी नोबेल प्राइज मिला हो? क्या पाकिस्तान का कोई नागरिक है जिसे कोई भी एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो क्रिएटिविटी के लिए? एक भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी हुई है। मेरे को 2 मिनट देना रचना जी प्लीज। जी। पाकिस्तान में जब बच्चा पढ़ने के लिए नर्सरी क्लास में जाता है, तब उसको किताब जी दी जाती है जहां पे उर्दू के अल्फाज होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, जो इंग्लिश के ABCD होते हैं। उस किताब में जब वर्ड आता है डा, जो इंग्लिश का डी होता है, उसके आगे लिखा होता है डाकू, और उसके आगे एक सिख की फोटो होती है जिसने पगड़ी पहनी, जिसकी दाढ़ी है। और जब वर्ड आता है जा, जो इंग्लिश का जेड होता है, उसके आगे लिखा होता है जालिम, उसके आगे एक हिंदू की फोटो होती है जिसके माथे पे चोटी है, सर पे 3 टीके हैं और नीचे लुंगी पहनी है। और इन नर्सरी के बच्चों को भारत का नक्शा दिया जाता है, बोला जाता है पैर के नीचे उसे कुचलो। और यही बच्चे जब बड़े होकर 12वीं क्लास में आते हैं, पाकिस्तानी स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में लिखा है कि इंसानियत के दुश्मन हिंदू और सिख हैं। तो पाकिस्तान के लोगों में भारत के लिए थोड़ा भी नॉर्मल रिलेशन कैसे आ सकते हैं जब उनको बचपन से ही उनके अंदर जहर पूरी तरह से घोला जा रहा है। यही पाकिस्तान की गलत नीयत है, गलत नीति है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान खुद भुगत रहा है। ठीक है, मनन द्विवेदी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं जवाब दूंगा इसका ना। आप दीजिएगा जवाब। हाँ, मनन जी से पहले पूछ लूं। मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं अंतरराष्ट्रीय, मैं नीली टाई मैंने गलती से पहनी, मैं तो ट्रम्प की रेड टाई पहनता हूँ जनरली, पर मुझे रोक दिया गया पहनने के लिए, आज सुबह की बात है। खैर के वो अलग बात है, पर मैं ये कहूंगा कि जिस तरह की शिक्षण व्यवस्था वहां पर है वो बिल्कुल भारत के अगेंस्ट चलती है। और जैसा कि जनरल साहब ने बोला कि वहां पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसके कारण बच्चा पूरी तरीके से भारत को एक सेटन या शैतान की तरह देखता है। तो और अगर हम एक बात तो ये, पर हम अगर बात करें तो कश्मीर एक तरीके से, कश्मीर के का जो मुद्दा है, सलमान रश्दी ने अपनी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन में लिखा है
मैं एक साधारण सा चिट्ठी घिसनिया टीचर ही हूँ, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने लिखा मिडनाइट चिल्ड्रन में कि भारत और पाकिस्तान की पूरा जो कश्मीर है, जो अनडिवाइडेड जो कश्मीर है, वो एक तरीके से पैलिम्सेस्ट की तरह 1947 में हुआ करता था। पैलिम्सेस्ट का मतलब होता है कि जो चित्रकार की जो रंग भरने की जो कूंची होती है, तो उसमें विभिन्न रंग लाल, पीला, हरा और नीला सारे के सारे रंग मिलाए जाते हैं और एक तरीके से पैराडाइज और एक तरीके से कवियों ने भी जन्नत की तरह कश्मीर को लिया है। पर जिस तरीके से ब्रिटिश इंटरवेंशन हुआ, माउंटबेटन ने अपना गेम खेला और जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना भी परेशान हुए अपने को पावरफुल बनाने के लिए और अपने को प्राइम मिनिस्टर और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान का बनाने के लिए, उन सब का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो कश्मीर की जो सुंदरता थी, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी थी, जो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी थी टूरिज्म सेक्टर के कारण, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके अलावा हम ये देखें, पीओके की बात करें अगर हम, तो हम ये पाएंगे कि 1974 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे कि अलग तरीके का सिस्टम पीओके में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। उसके चलते पीओके में और मुजफ्फराबाद में प्राइम मिनिस्टर का पद रखा गया, प्रेसिडेंट का पद रखा गया और उसके साथ काउंसिल में 12 करीब मेंबर्स रखे गए जो भी पूरी तरीके से इलेक्टेड नहीं होते थे पीओके की जनमानस द्वारा। उसके अलावा और अगर हम सेक्शन 56 के इसके सेक्शन 56 को देखें, मैं कोई न्यायविद भी नहीं हूं, तो उससे सबसे बड़ी बात यह उसमें ये देखा गया कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो पूरी तरीके से किसी भी पीओके के लेजिस्लेशन को ओवर रूल कर सकती है और एक तरीके से जो ऑटोनॉमी की बात लोग करते हैं कश्मीर में, वैसी ऑटोनॉमी या वैसी फ्रीडम पीओके के लोगों को तो छोड़ दीजिए, पर पीओके के जो लोकल लीडर्स हैं उनको भी वो बात नहीं दी गई। तो ऐसी कई चीजें हैं। और जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, माइनॉरिटीज का विवाद तो कई राज्यों में होता है, पर जिस तरीके से जो व्यवहार पाकिस्तान में अहमदियास के साथ होता है, उस पे हमारे यहाँ कई मित्र हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, कई बच्चों ने, मैंने रिसर्च नहीं किया है, कई पीएचडी स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है कि वहां पर ये होता है कि बिल्कुल दबा के रखा जाता है, सिक्स को रखा जाता है, हिंदूज क्रिश्चियंस के ऊपर को भी सेकंड ग्रेड सिटीजन का बिहेवियर दिया जाता है। ये मेरा कथन नहीं, ये रिसर्च का एविडेंस है। जो हमारे यहाँ तो इतने सेकुलर हैं कि हमारे जो मुस्लिम छात्र होते हैं जामिया के, वो हमको बताते हैं और हम उनकी कॉपीज एमफिल पीएचडी चेक करते हैं। तो इसके बहुत एविडेंस है। ठीक, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, वो चिंता वाली बात है और इसी चिंता पर हम सभी डिस्कस कर रहे थे कि क्या श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का नंबर आ गया है। हालांकि पाकिस्तान के मेहमान इस बात से इत्तेफाक रखते नहीं है। पाकिस्तान से कुछ और बड़ी खबरें हैं, उन पर भी आगे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। कहता जी पाकिस्तान में एक तरफ जेंजी का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं शहबाज शरीफ सरकार 27वें संविधान संशोधन की तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि संशोधन के जरिए प्रांतीय अधिकार घटाए जाएंगे, केंद्र का जो कंट्रोल है वो बढ़ाया जाएगा और सेना प्रमुख को और ज्यादा ताकत मिलेगी।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अब चीन की तरह एक केंद्रीकृत शासन मॉडल की ओर बढ़ रहा है? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के शी जिनपिंग बनने की राह पर हैं क्या? सवालों का जवाब मेहमानों से लेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। साल 2010 में पाकिस्तान ने 18वां संविधान संशोधन पारित किया था। इसके तहत कई शक्तियां केंद्र से हटाकर प्रांतों को दे दी गई थी ताकि देश में संघीय ढांचा मजबूत हो सके। लेकिन अब शहबाज शरीफ सरकार उसी 18वें संशोधन की समीक्षा करने जा रही है। सरकार का कहना है इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और सबसे अहम आर्टिकल 243 यानी सेना की कमान से जुड़े प्रावधान में बदलाव की बात की जा रही है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि सेना प्रमुख को संवैधानिक रूप से और अधिक अधिकार मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सेना की भूमिका केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में भी सीधा हस्तक्षेप बनेगा। पाकिस्तान के संविधान में संशोधन की तैयारी। 27वें संशोधन से सेना की पकड़ और मजबूत होगी। सेना पर सरकार का नियंत्रण खत्म होगा। फील्ड मार्शल को संवैधानिक मान्यता मिलेगी। आसिम मुनीर का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव की तैयारी। सेना की कमान नियुक्ति से जुड़ा अनुच्छेद 243। मुनीर का आधिकारिक रूप से 28 नवंबर को रिटायरमेंट। बता दें कि पाकिस्तान में जो संविधान का संशोधन होने वाला है वो 27वां संविधान संशोधन होगा और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीते कुछ दिनों से अलग अलग मंचों से आसिम मुनीर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जो संविधान में संशोधन करने जा रही है इसमें संवैधानिक अदालतों और जजों के ट्रांसफर से संबंधित प्रावधान के अलावा अनुच्छेद 243 में भी बदलाव किए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने इस निर्णय को लेकर गोपनीयता बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 243 को संशोधित करने के प्रस्ताव को आसिम मुनीर की स्थिति और शक्ति को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। अब जब मुनीर की ताकत और बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान की हालत और बदतर हो जाएगी। पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आतंकी खुलेआम घूमेंगे, बिना डर कर रैलियां करेंगे। सेना को लूटने का आधिकारिक अधिकार मिल जाएगा। सरकार आतंकियों के लिए योजनाएं बनाएगी। आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि पूरी सत्ता उनके पास रहे। मुनीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह बनना चाहते हैं। मुनीर चाहता है कि वो सत्ता का सर्वशक्तिमान बना दे। मुनीर की इस असीम इच्छा को पूरा करने के लिए शहबाज पूरा जोर लगा लेंगे, लेकिन शहबाज को ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करके वो खुद मुनीर की कठपुतली बन जाएंगे। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान के लड़ाके मुनीर की आर्मी को चुन चुन कर मार रहे हैं। अफगानिस्तान घर में घुसकर हमला बोल रहा है, उनके चौकियों को नष्ट कर रहा है। ऐसे संकट के बीच शहबाज मुनीर को असीम शक्तियां दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये कदम शक्तियों को केंद्र में निहित करने की दिशा में है, बिल्कुल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉडल जैसा। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो पाकिस्तान में केंद्र की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, जबकि प्रांतों और न्यायपालिका की स्वतंत्रता घटेगी। इससे पाकिस्तान का लोकतंत्र कमजोर हो सकता है और देश एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की ओर बढ़ सकता है, जैसा कि चीन में है। पाकिस्तान का मॉडल चीन पर आधारित। पाकिस्तान का लोकतंत्र कमजोर होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता घटेगी। पाकिस्तान केंद्रीकृत शासन प्रणाली की ओर बढ़ सकता है। पाकिस्तान चीन के केंद्रीकृत शासन मॉडल की ओर बढ़ रहा है। तो क्या पाकिस्तान का लोकतंत्र अब एक नए मोड़ पर है? क्या यह संविधान संशोधन देश को एक और सत्ता के केंद्रीकरण की ओर ले जाएगा, या फिर यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार की कोशिश है? फिलहाल बहस जारी है, लेकिन इतना तय है कि इस बार संविधान की लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भविष्य के मॉडल को तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
पाकिस्तान में संविधान के संशोधन की 27वें संशोधन की इनफैक्ट तैयारी अब हो रही है। इसका इम्पैक्ट होगा क्या, क्योंकि बातें अब अलग अलग तरीके से इसको लेकर सामने आ रही हैं और चर्चा पाकिस्तान के साथ साथ बाकी देशों में भी है। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढी सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मनन द्विवेदी जी हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, डॉक्टर इरशाद अहमद खान हैं, नेता हैं, PMLN से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर इरशाद अहमद, आप ही से समझ लेना चाहती हूँ, संविधान के संशोधन का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, हम बड़े पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। मेरी आर्मी एक अजीम आर्मी है और उसके चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, उनको जितनी ताकत हम देंगे उतना हिंदुस्तान की नींदें उड़ेंगी। देखिए, इस वक्त हम एक बहुत बड़े दुश्मन अपने से 10 गुना बड़े मुल्क के साथ मुकाबला कर रहे हैं और उसको सबक सिखाने के लिए एक ही शेर अल्लाह ताला ने पैदा किया जो 10 गुना ताकतवर कौन है? भारत। देखिए जी, आप 1.5 अरब हैं, हम 25 करोड़ हैं, इसी से अंदाजा कर लीजिए आप हमसे बड़े हैं, आपका मुल्क हमसे बड़ा है, आपके पास फौज हमसे बड़ी है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत पैसा है। हाँ। हमारे पास कम असला है, लेकिन हौसला दिल में, जिगर में, अजीम आर्मी के चीफ अजीम हाफिज आसिम मुनीर में जो जज्बा है वो आप लोगों के पास नहीं है। अच्छा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, ना असले से, ना कौम से, ना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये जज्बा कहाँ था? देखिए, सुने ना, देखिए मैं वहीं आ रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपने रात को एक कोशिश की और आपको नहीं पता था कि हमारी फौजें जाग रही होती है, फिर भागे कैसे आप? कित 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 7 जहाज गिरा करके आपकी असेंबली आपका मजाक उड़ा रही है, आपके वजीर आजम छुपे हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, मजाक तब उड़ता है जब आतंकियों के जनाजे में ना सेना के अधिकारी मुंह झुकाकर खड़े होते हैं। मजाक तब उड़ता है जब आतंकियों के जनाजे पर आप लोग अफसोस जाहिर कर रहे होते हैं। आतंकी तो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं ना, आतंक तो किसी भी देश को खोखला कर सकता है। अगर आपके यहाँ आतंक की जड़ें काटने का काम हिंदुस्तान ने किया, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन आपके अधिकारी, बड़े नेता वहां सर झुकाकर खड़े थे। इसे कहते हैं मजाक उड़ना, इसे कहते हैं हंसी मखौल उड़ाना। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी सुनूं और आप भी सुने। देखिए, आप मैं तो सुन ही रही हूँ आपको, मैं तो सुन ही रही हूँ आपको। आप जो बात कर रही हैं कि आतंकियों के जनाजे में हम लोग शामिल हुए, खुदा की कसम तमाम इनोसेंट लोग थे, मस्जिद में सोए हुए बच्चे बच्चियां, मदरसे के तालिब इल्म, कोई दहशतगर्द एक बताइए जिसका नाम मसूद अजहर का तो पूरा परिवार खत्म हो गया ना। देखिए, परिवार का बच्चों को मारना होता है, शर्म तो इसी बात पे नहीं आती। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार खत्म हो गया ना, जो आतंकी राह पर था। औरतों को मारना होता है, बच्चों को मारना होता है, नमाजियों को मारना होता है। ये आप लोग हैं, ये आपकी ताकत है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को हमने धूल चटाई। मेरे अजीम आर्मी के अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने, उनको मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा डंडा देना चाहिए जो यहाँ बैठ के GHQ से हिंदुस्तान के अंदर पहुंच जाए और हिंदुस्तान को नींद आए। जो 10-15 लोग आपके आप सपने अच्छे देखते हैं, हम चाहेंगे आप सपने अच्छे देखते हैं, आप रात में भी सपने देखते हैं, आप दिन में भी सपने देखते हैं। बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अगर हमसे टक्कर लेंगे तो मजबूती लानी पड़ेगी। हमसे टक्कर लेंगे तो मजबूती के बिना काम चलेगा नहीं। आप लोग हमसे टक्कर नहीं ले सकते। अगर टक्कर लेते हैं तो आपका वजीर आजम सामने होता। 5 माह से कहीं नजर नहीं आ रहा है वजीर आजम आपका। लाइए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर छिड़ा हुआ था ना, आसिम मुनीर का पता नहीं था कहाँ है। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, आसिम मुनीर का पता नहीं था कहाँ पर है। आसिम मुनीर उसके बाद में फेक तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए, रैलियां करते हुए जरूर नजर आ रहे थे और अपने आप से ही अपना प्रमोशन भी कर रहे। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? अपने मियां मिट्ठू बनने के बाद में अपना प्रमोशन करा लिया। कितनी जगह हंसाई हुई, अंदाजा है आपको? मुझे बोलने दे, एक लफ्ज बोलने दे। देखिए, आप कह रही हैं कि जब सिंदूर का वक्त था, मेरे वजीर आजम और मेरे आर्मी चीफ कहाँ थे? वो खुदा की कसम बारात तैयार कर रहे थे जिसको हिंदुस्तान लेकर के जाना था। और जैसे ही आपने शरारत की, पूरी बारात गोले बारूद के साथ हिंदुस्तान के अंदर घुस गई और सिंदूर वहां आपकी सरहद पार जाके लगाया। मेरे शाहीनों ने, एयरफोर्स के, मेरे आर्मी के जवानों ने सिंदूर लगाया। उसके बाद सिंदूर लगने के बाद वजीर आजम नजर ना आया आपका। कहाँ है मोदी सरकार? मुझे लाइए मेरे सामने बिठाइए, मेरे साथ आर्गूमेंट करें, मेरे साथ किसी मुजाकरे में बिठाइए। अभी राहुल गांधी की हुकूमत आने वाली है और मैं हिंदुस्तान आऊंगा इंशाल्लाह उनकी हल्फे वफादारी में। मेरे साथ राब्ता है राहुल गांधी का, मेरे दोस्त हैं वो, मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ। राहुल गांधी को बदनाम मत कीजिए भाई, राहुल गांधी को बदनाम मत कीजिए भाई।
आप ऐसे कैसे देखिएगा कि मैं ऐसे उनकी- कैसे उनकी- राहुल उनकी गांधी ओर को में बदनाम आऊंगा मत कीजिए और ऐसे। आपको बताऊंगा, अरे आप मैं अभी बदनाम आ नहीं कर रहा जाइए, हूं। किसी हम से वेलकम दो करेंगे। हिंदुस्तानी- हम तो किसी दुश्मनी हिंदुस्तानी निभाने में दोस्ती यकीन नहीं कोई करते बुराई ना, की बुरी चीज हम नहीं तो है। दोस्ती का हाथ किसी- बढ़ाते हैं, हम तो मेहमानों किसी को बड़ा भगवान की तरह अरे, पूछते काश हैं, ऐसा- अतिथि देवो काश भव। ऐसा- हम इस तो काश सोच पर ऐसा- यकीन करते हैं, हम आपकी तरह पीठ में छुरा नहीं घोंपते। हाँ, पहले हम ऐसा छेड़ते होता, नहीं काश है, ऐसा लेकिन हकीकत अगर कोई होती है। हमें छेड़े तो फिर हम छोड़ते नहीं है। ये हमारी साफ तौर पर नीति है ये और हमारी यही है। हमने किया। उल्टा बोल रही हैं आप। पहलगाम ये में जो हमारी किया तरफ- क्या, अरे पहलगाम में जो धन पूछकर मारा गया, शर्म आई उस पर आपको? आपके जो सेना आर्मी चीफ हैं वो पहले भाषण दे देते हैं खुलेआम, उसके चंद दिन बाद ये घटना घट जाती है जहां धन पूछकर मारा जाता है, फिर वहां पाकिस्तान में वाहवाही होती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप धर्म के नाम पर नफरत के बीज बोना जानते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और बस इसी नीति पर आप लोग राज करते हैं। यही हो रहा है पाकिस्तान में। अल्पसंख्यकों का पाकिस्तान में क्या हाल है जरा बताइए तो। छोटी छोटी बच्चियों को अधेड़ों के साथ निकाह करने पर मजबूर किया जाता है, धन परिवर्तन के लिए प्रेशराइज किया जाता है। ये है ना पाकिस्तान की हकीकत, देखकर ही खौफ आ जाता है। और मुझे दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि मैं हिंदुस्तान में हूं, मेरे जैसी बेटियां हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान में तो जीना मुहाल हो जाए। आपका सवाल खत्म हुआ, अभी मेरी सुनिए। आपने बात की पहलगाम पे बड़ा जुल्म हुआ। आप मुझे ये बताइए, जो पहलगाम में लोग शहीद हुए और जिन्होंने मारा, दोनों को के सबूत है हिंदुस्तान के पास, सिवाय इसके कि कश्मीरी जवानों को आपने मारा। भी एक हमारा वो कश्तीबाज बेचारा समंदर में पकड़ा गया जासूसी के केस में हिंदुस्तान की, उसने क्या बताया? उसने बताया कि मुझे पैसा दिया, मैं कश्ती लेकर जा रहा था, मुझे पकड़ लिया फोर्सेज ने हिंदुस्तान के और मुझे मजबूर किया, वरना 4 साल के लिए हम बंद करेंगे। आप हमें यूनिफॉर्म लाकर दें, आप दूध लाकर दें, मिल्क पैक लाकर दें, पाकिस्तानी चॉकलेट। किस लिए? कि जो कश्मीरी बेचारे मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जेलों में बंद हैं, उनको मार करके उनके पास वर्दियां रख के इल्जाम लगाएंगे कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, और आपने उनको मार दिया। पता नहीं ये कहानी आपकी कहां से आती है। खैर, हम पाकिस्तान में संविधान के संशोधन की बात कर रहे थे। हम पाकिस्तान में संविधान के संशोधन की बात कर रहे थे और यहाँ पर हमने शी जिनपिंग का भी जिक्र किया था। कर्नल सोढी, क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग की राह पर चल पड़े हैं अब आसिम मुनीर, और क्या पाकिस्तान में इसकी कोई भी जरूरत है अपना अधिकार बढ़ाना, अपना प्रभुत्व बढ़ाना, सत्ता के केंद्रीकरण में शामिल हो जाना? ये सब रीजन है, और क्या यही रीजन था जो आर्मी चीफ से फिर फील्ड मार्शल भी बन गए, प्रमोट हो गए? कर्नल साहब, अपनी गीता की कसम है आपको कि सच बोलिएगा। रचना जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है पाकिस्तान में, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। मुल्तान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए 3 अहम निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा, जो उसने 1998 में टेस्टिंग करके किया। दूसरा निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवाद का समर्थन करेगा, जो कि पाकिस्तान ने 1980 से पहले पंजाब में किया और 1989 के एंड से लेकर आज तक वो जम्मू कश्मीर में कर रहा है। और तीसरा, मुल्तान कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन ये जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस का तीसरा निर्णय था, ये पाकिस्तान को कहीं से भी ये पूरा होता या अटेम्प्ट करने का भी इनके पास साहस नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि सैनिक तौर पे वो भारत को कभी भी जंग में हरा नहीं सकता है। लेकिन सब कुछ बदला 14 मार्च 2013 को, जब चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग पहली बार, और उसके बाद जो शी जिनपिंग और पाकिस्तानी हुकूमत की दोस्तियां गहरी होती चली गई, और जो सीपेक शी जिनपिंग ने शुरू किया मलक्का डिलेमा को सर्कमवेंट करने के लिए, पाकिस्तान को एहसास होने लग गया कि शायद वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध कर सके, जो कि उसका तीसरा निर्णय था मुल्तान कॉन्फ्रेंस का 1972 में। अब फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लंबा टेन्योर किया जा रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जो कभी भी 2030 के बाद हो सकती है। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि इंडियन आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है। और इसी साल 9 जुलाई को
जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। अनकोट। जो टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है उससे एक बात साफ जाहिर है, 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। और मैं एक आखिरी मिनट चाहूंगा, ये बार बार जो 2030 में क्या रहा हूं, इसके 3 अहम बिंदु हैं जो कि बता रहे हैं 2030 के बाद ये जंग कभी भी होगी, टू फ्रंट वॉर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुलाई के महीने में मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया जो कि अरुणाचल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वो 2030 में उसका निर्माण खत्म होगा। दूसरा, चीन ने 19 अगस्त इसी साल को तिब्बत जिंजियांग रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया जो 2030 में खत्म होगा। और तीसरा अहम बिंदु, आज जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड्स में दिन रात 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत का निर्माण चल रहा है जो 2030 के बाद जो 2030 में खत्म होगा। तो सारे बिंदु दिखा रहे हैं 2030 के बाद कभी भी चीन पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। और ये स्थिति तो अभी भी बनती हुई कई सिचुएशन में नजर आती है, इसीलिए हम कहते हैं टू फ्रंट वॉर, मतलब टू फ्रंट पर भारत के लिए चैलेंजेस हैं, उसके लिए तैयार हमें रहना चाहिए। लेकिन मनन द्विवेदी जी, अगर पाकिस्तान में संविधान में संशोधन की तैयारी हो रही है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हुक्मरानों और पावर में बैठे हुए लोगों की सोच हो सकती है, या इसके पीछे भी चीन आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो चीन चलाता है। और तो उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वुल्फ गैंग डिप्लोमेसी की है बीजिंग के हुक्मरानों ने, तो उसके चलते वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके ऊपर चीन पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। और मैं अगर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूंगा कि कर चुका है। और जिस तरीके से वहां के जो इंटरनल सिक्योरिटी के डायनेमिक्स हैं, वो तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आते। कौन क्या बोल रहा है, कौन सा आतंकवादी संगठन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के साथ है, और किस तरीके से, जबकि शहबाज शरीफ का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पूरी तरीके से दोस्ताना है चीन के साथ। फिर चीनी वर्कर्स को या चीनी पर्सनल को क्यों हैरेस किया गया, 2-3 ऐसी घटनाएं हुई वहां पर। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि एक तरीके का अराजकता का और एनार्की का माहौल है। चीन से नजदीकी या फिर चीन के इशारों पर नाचना, इसलिए भी तो सीपेक परियोजना अटक कर रह गई, इसीलिए भी तो चीनी इंजीनियर्स निशाने पर आए। बिल्कुल, आपकी बात सही है। और जहां तक ये टू फ्रंट वॉर की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि ये 2.5 फ्रंट की बात बड़े दुख के साथ मैं कहता हूं कि भारत में होगी। इसको सबसे पहले चर्चा में लाए थे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत सर। मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला अपने कार्य क्षेत्र में उनको 2 बार सुनने का एज अ वक्ता। तो उन्होंने बताया कि एक तो पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है और साथ साथ चीन आक्रमण करेगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई, जो उस समय इतनी ज्यादा नैरेटिव में, पॉलिटिकल नैरेटिव में नहीं थी, कि जो माओवादी संगठन है, जो नक्सलवादी हैं और जो पूरी तरीके से सब नेशनल फोर्सेज हैं, जो भारत के बाहर से सपोर्टेड हैं, और इसके अलावा ये लोग भी भारत अंदर से विद्रोह करेंगे, बवाल करेंगे। उसके अलावा कम्युनल लाइंस पर, कास्टिस्ट लाइंस पर और रीजनल लाइंस पर भी भारत को अंदर से तोड़ने का बहुत बड़ा प्रयत्न होगा। और ये पैरेलल किया जाएगा ये प्रयत्न जब चीन और पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो मुझे लगता है कि जनरल बिपिन रावत ने, उपेंद्र द्विवेदी जी और इन लोगों ने ये बात कई बार कही है। पर देखिए, मैं एक अंतिम बात अपनी ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोली है कि 30-31 मार्च तक पूरी तरीके से नक्सलवाद का और माओवाद का खात्मा, कम से कम वायलेंट और वायलेंट माओइज्म का खात्मा भारत की धरती से हो जाएगा। वैसे पॉलिटिकल नारे भी लोग इसको कह सकते हैं, पर जिस तरीके से नक्सलवाद को करारी चोटें दी गई हैं लगातार छत्तीसगढ़ में और गढ़चिरौली और बस्तर वगैरह में, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की छह पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है चीनी आर्मामेंट्स, चीनी फंडिंग दिल्ली और दिल्ली के बाहर के क्षेत्रों में पूरी तरीके से दी जाती है, और अब कम हुई है 2014 के बाद से।
वरना पहले तो सब कुछ खुलेआम चलता था। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये बात कहूंगा। और जहां तक पीओके की बात है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पीओके का मसला भी पॉलिटिकली सॉल्व नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी ये बात हुई। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर मैं ये कहूंगा कि भारत के जनमानस की, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं और सिख्स भी हैं, ऐसी अपेक्षा थी कि पीओके को वापस से उसका लेजिटिमेट रूलर मिले। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी संविधान बदलने की तैयारी है और जो हालात पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो अलग अलग प्रांत हैं वहां पर असंतोष है, विद्रोह है, टीटीपी के बढ़ते कदम है, बलूच लड़ाके सड़कों पर हैं, पीओके में रह रहकर अलग अलग मुद्दों पर आवाज विद्रोह की उठती रहती है, लेकिन जरूरी मसलों पर ध्यान न होकर इन सब चीजों पर ध्यान होना, डॉक्टर इरशाद अहमद, ठीक है क्या? मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए अभी सिंह साहब और ये आपके मोहतरम जो है ये कह रहे थे कि 2030 में पाकिस्तान और चाइना जंग करेंगे, हिंदुस्तान पे धावा बोलेंगे। देखिए हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब और हमारे वजीर आजम साहब बरमला कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि 2030 तक आपकी ये जो सरकार है, दहशतगर्द सरकार, ये नहीं रहेगी, राहुल गांधी की हुकूमत आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कह रही है ना कि इल्जाम मत लें, ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को बदनाम मत कीजिए। रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड कर लीजिए। देखिए राहुल गांधी की हुकूमत आ जाएगी, उस वक्त हमारा और हिंदुस्तान का ताल्लुकात बहुत मजबूत होंगे, खित्ते में अमन होगा, शांति होगी। और देखिए इतना रोजगार के मौके होंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद, मुझे एक बात बताइए ना, दो मुल्कों में रिश्ते तभी ठीक हो सकते हैं ना जब दोनों तरफ से वो दोस्ती वाला हाथ आगे बढ़े। आप एक हाथ से दोस्ती वाला हाथ बढ़ाते हैं, दूसरे हाथ में खंजर आपके होता है। आतंक को बढ़ावा देंगे, आतंक को पालेंगे अपनी जमीन पर, तो कैसे दोस्ती होगी? देखिए मैं क्यों आतंकी आपकी जमीन पर हैं? क्यों आतंकी कैंप्स वहां पर हैं? क्यों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है? मुझे बताइए ना। देखिए मुझे बोलने दें प्लीज, 1 मिनट पूरा बोलने दें प्लीज। देखिए आप कह रही हैं कि कैसे होगी, हम तो बार बार आपको अमन शांति का पैगाम भिजवा रहे हैं, मेरी हुकूमत, मेरे इदारे, तमाम लोग। दूसरी बात आप करती हैं दहशतगर्दी की। आप ये देखिए कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान में हो रही है या पाकिस्तान में हो रही है, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं या आपके फौजी शहीद हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि मेरे मुल्क में मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है। आपने तो पहलगाम का ये बदला लेने के लिए एक दहशतगर्दी करवा रहे हैं पाकिस्तान में, बदनाम करने के लिए अपने लोगों को खुद से मरवा दिया आपकी हुकूमत ने, और फिर सबूत नहीं दे सके पहलगाम का। आज तक 6 माह आने को है। देखिए मुझे बोलने दीजिएगा पूरा। मैं सुन नहीं पाऊंगी ना। आपने अभी तक आप अपने लोगों को मरवाते होंगे सर। आपके यहाँ पाकिस्तानी फौजी जब शहीद हो जाते हैं ना, आप उनके शव तक लेने से इनकार कर देते हैं। आप कह देते हैं हमारे कोई सैनिक शहीद नहीं हुए। इन सब बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। और अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को किसी भी तरीके से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये बस सोचिएगा अपने माइंड में, बाकी सब चीजों को दरकिनार कर दें। सिर्फ ये सोचिएगा यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स नहीं चलते हैं, यहाँ सरकार आतंक का सपोर्ट नहीं करती है, यहाँ आतंकियों के मारे जाने पर उन्हें 1-1 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया जाता। ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देश कहते हैं, देखते हैं, सबूत सामने आते हैं। तो आतंक जिस दिन पाकिस्तान की सरहद से, पाकिस्तान की धरती से चला जाएगा ना, उस दिन पाकिस्तान का भला शायद हो सकता है। इस बात पर गौर कीजिएगा। चूंकि पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए मैंने ये बात कही। डॉक्टर इरशाद अहमद, कर्नल सोढी, मनन द्विवेदी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।